राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब बहू का विवाह कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेवती था। उसकी उम्र 15 साल थी और वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। वे 3 बहनें थीं और अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों में उनका पूरा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। इसलिए रेवती और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम करने जाती थीं। ठाकुर जो था और अधिराज सिंह एक ठाकुर परिवार के बेटे थे। ठाकुर का बेटा था, उसका नाम अधिराज था और उनके पिता का नाम बलवंत ठाकुर था। उनकी माँ का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत और कल्याणी देवी मंदिर गए तो वहाँ पंडित जी ने बलवंत से अपने बेटे अधिराज की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अधिराज की जीवन आयु बहुत कम है। यह सुनकर बलवंत और कल्याणी बहुत घबरा गए क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और दोनों अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप कोई ऐसा हल बताइए जो कि हम कर सकें और हमारे बेटे को कोई भी आँच ना आए। आप हमारे बेटे को किसी तरह से बचा लीजिए, कोई तो ऐसा उपाय होगा पंडित जी। फिर पंडित जी ने कहा कि जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल जरूर निकाल लेंगे। यह सुनकर बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपनी हवेली जो है अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह सुबह बलवंत और कल्याणी देवी दोनों पंडित जी के आने का इंतजार करने लगे। फिर कुछ समय बाद पंडित जी हवेली पहुँचे और पंडित जी को देखकर बलवंत और उनकी पत्नी कल्याणी खड़े हो गए और पूछने लगे कि पंडित जी क्या उपाय मिला है। तब पंडित जी ने कहा कि हाँ, उपाय मिल गया है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है जहाँ आपके पुश्तों यानी आपके घर के जो बड़े बूढ़े थे पहले के समय में, वहाँ बहुत लोगों को मारकर उन लोगों ने उस कुएं में डाल दिया था। इसलिए उन लोगों को कभी जो उनकी आत्मा है उसको शांति नहीं मिली है। इसलिए अधिराज को वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा होगा, जिससे यह होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग्य से जीवित रहेगा। कल्याणी कहने लगी, लेकिन वो लड़की कौन होगी, उसे कैसे पहचानेंगे? तब पंडित जी ने कहा, पूजा के बाद हवेली लौटने पर जो लड़की सबसे पहले तुम्हें मिलेगी, समझ लीजिए वही लड़की अधिराज ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को कुआं में डाला गया था उसी का श्राप है अधिराज पर। इसलिए शांति पूजन के बाद वो माफ़ कर देंगे और अधिराज को उस लड़की से मिलवा देंगे जिसकी वजह से वो जीवित रह सकता है। तभी बलवंत और कल्याणी देवी कहने लगे कि पंडित जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए बस। बलवंत जी कहने लगे कि एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन हम कल ही करवा देंगे और आप चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बिना समय गवाए जो है पूजा शुरू कर दीजिए। पंडित जी कहने लगे, क्योंकि ये हमारे पंडित जी से ठाकुर जी कहने लगे कि देखिए यह हमारे इकलौते बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। पंडित जी ने कहा, जी बिल्कुल ठाकुर साहब। शाम हो गई थी और अधिराज घर आए, तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी। तो वे अपनी माँ से पूछ पड़े। तभी कल्याणी ने अधिराज को सारी बातें बताईं, लेकिन अधिराज एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे।
वे अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर कहने लगे कि सब अंधविश्वास है, उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलवंत ठाकुर आए और सारी बातें बताकर कहा कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति से पूजन कर लीजिएगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा तो अधिराज चुपचाप अपने पिता की बात सुनकर पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की किसी भी बात को नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी की पूजा की तैयारी करने लगे। सारी तैयारी करके हवेली आए और सभी को कुएं के पास चलने के लिए कहा। बलवंत के 3 भाई और 3 भाभी भी थीं, पर उन सबको बस एक एक बेटी थी और अधिराज घर का इकलौता बेटा था। इसी वजह से घर में सबका लाडला था। सब कुआं के पास गए, वहाँ पूजा हुई, फिर वहाँ से सब घर के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में रेवती दौड़ती दौड़ती अधिराज और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई। तभी अधिराज ने गाड़ी रोकी और कल्याणी गाड़ी से उतरकर रेवती को उठाया और पूछा, लगा तो नहीं बेटी? रेवती ने कहा, नहीं मालकिन, नहीं लगा, क्षमा कर दीजिए हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। कल्याणी कहने लगी, नहीं नहीं, जाइए, आप घर जाइए। फिर रेवती जो है उन दोनों को नमस्कार करके अपने घर चली गई। कल्याणी देवी भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर अधिराज अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए। कल्याणी देवी कहने लगी, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया? वह वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था कि पंडित जी क्या बात कह रहे थे? बलवंत ठाकुर कहने लगे, पागल है क्या? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कल्याणी जी। तभी कल्याणी बलवंत ठाकुर की ये बात सुनकर नाराज और चिंतित हो गई और जाकर सबको बताने लगी कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उसी लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिले। कल्याणी की यह बात सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो गए और बलवंत के 3 भाई बलवंत से कहने लगे कि भाई साहब जाओ और उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे की शादी उससे करवाओ। बलवंत कहने लगा, लेकिन भाई साहब, 3 भाई नहीं माने कि जो पंडित जी ने कहा है वही कीजिए, जल्दी कीजिए। तभी सबके इतना बोलने पर बलवंत ठाकुर अपने मान गए कि सब इतना जोर दे रहे थे और लड़की का पता लगाने को कहते हैं। और फिर बलवंत लड़की का पूरा परिवार था उससे मिलने जाते हैं और देखते हैं कि वे लोग तो आर्थिक स्थिति उन लोगों की बहुत खराब थी। वे लोग मुश्किल से खा पी रहे थे, लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए उनके परिवार के पास बलवंत ठाकुर गए और देखकर रेवती के माता पिता ठाकुर जी उनके घर आए तो बहुत खुश हुए और कहने लगे, ठाकुर जी आप यहाँ पर कैसे आए हैं? तब बलवंत ठाकुर ने कहा कि तुम लोग से हमें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो। किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी बेटी के माता पिता हो। रेवती की माँ कहने लगी, लेकिन ठाकुर साहब। बलवंत ठाकुर बोले, लेकिन क्या? बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपये भी देंगे। वैसे भी हमें लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। बलवंत ठाकुर की बात सुनकर रेवती के पिता के मन में लालच आ गया और वह मान गए। रेवती की माँ कहने लगी, लेकिन रेवती के बापू से कहने लगी कि रेवती के पिता से कहने लगी कि अरे, रेवती का जो पिता था वह रेवती की माँ से कहने लगा, अरे लेकिन कुछ नहीं, ठीक ही तो है, हमारी रेवती को लेने आए हैं तो उनकी शादी किसी अच्छे घर में हो रही है और वो दूसरा हमें पैसे भी मिल रहे हैं, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। उससे हम कोई काम की शुरुआत कर लेंगे तो हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे।
यह सुनकर रेवती की माँ चुप हो गई और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेज दिया। हवेली पहुंचते ही रेवती देखती है कि बहुत बड़ी हवेली है। वहाँ पे अधिराज की 3 बहनें खड़ी थीं। तीनों का नाम विद्या, सुनैना और रीवा था, जिसमें से विद्या और सुनैना बहुत शाही अंदाज में थीं और साथ पहुंचते ही रेवती को जो उन्होंने पसंद नहीं था किस तरीके से रह रही थी, और रीवा बहुत सादे तरीके से रहती थी। रीवा का स्वभाव भी बहुत नरम था। रेवती बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन कम उम्र और रहन सहन उसका बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे। इस वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी। लेकिन रीवा फिर भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ रेवती को अंदर लेकर गई और अपने कमरे में ले गई और कहा कि आप यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। शाम को अधिराज जब घर आते हैं तो बलवंत और पूरा परिवार शादी के बारे में अधिराज को बताते हैं। अधिराज शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसके अगले ही दिन बलवंत और कल्याणी पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने को कहते हैं। तो शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलवंत को वहाँ बुलाते हैं। फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुँच जाते हैं। आज रेवती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि रेवती को आज रीवा ने शाही कपड़े पहनने के लिए दिए थे। रेवती को देखकर कल्याणी उसको देखते ही रह गई। साथ ही पूरा परिवार रेवती की खुशी की तारीफ किए बिना नहीं रहा, लेकिन अधिराज ने एक बार भी रेवती का चेहरा नहीं देखा। फिर उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन रेवती शादी के बाद भी रीवा के साथ उसके कमरे में रहती थी। रीवा और रेवती की उम्र एक ही थी, दोनों अच्छी सहेलियां बन गईं। रेवती को अधिराज अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए था और पूरा परिवार भी रेवती के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करता था। बस कल्याणी और रीवा रेवती को प्रेम से बोला करती थीं। कल्याणी तो रेवती को अपनी बेटी से भी जो है कल्याणी रेवती को अपनी बेटी के जैसे प्यार करती थी। रेवती हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन कल्याणी उससे मना करती थी, कहती थी कि बेटा आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारी बहू हैं और आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत से नौकर हैं, नौकरानियाँ हैं, वे ये सब काम कर लेंगे। लेकिन रेवती कहती कि नहीं माँ जी, वो हमें कुछ बुरा नहीं लगता है काम करना, हम तो पहले भी बहुत सारे काम किया करते थे। कल्याणी फिर रेवती के सर पर हाथ रखती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सामने से अधिराज आते हैं रहते हैं और अधिराज शंभू पानी लाइएगा हमारे लिए, अपने नौकर को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन शंभू वहाँ पर नहीं था। इसी वजह से रेवती पानी देती है। रेवती कहती है जी पानी। आवाज़ सुनकर अधिराज समझ जाते हैं कि वो रेवती है। अधिराज कहने लगे शंभू कहाँ गया? तो रेवती कहती है जी वो अधिराज। फिर वहाँ से उसकी बातें सुने बिना चले जाते हैं और रेवती का चेहरा नहीं देखते। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर में बुलवाते हैं। तभी रेवती और अधिराज मंदिर जाते हैं। तभी रेवती को पता चलता है क्यों अधिराज से रेवती की शादी हुई और अधिराज के साथ रेवती का रहना कितना जरूरी था। मंदिर आते वक्त अधिराज रेवती रेवती घर घराहट भरी आवाज़ में कहती है जी। तो अधिराज कहते हैं हम पहले पढ़ने बाहर गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और हम उससे शादी भी करना चाहते हैं। वो लड़की यहीं बगल के शहर के ठाकुर घराने से ही है, उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास में आकर करवा दी। रेवती कहती है जी। अधिराज कहने लगे हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी हम नहीं कर पाएंगे। रेवती कहने लगी जी आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हम वापस नहीं जा सकते और यकीन मानिए हमें आपकी शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट नहीं होगा। अधिराज कहते हैं लेकिन रेवती कहती है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर शादी कर लीजिए। रेवती की बात
सुनकर अधिराज उसकी तरफ देखने लगे। रेवती कहने लगी कि ठाकुर साहब, हमने बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वो भी ज़बरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्यालय में, लेकिन पिछले 1 साल से हम काम किया करते थे अपने पिताजी की मदद करने के लिए। अधिराज कहने लगे ठीक है। अधिराज के घर आकर शिवन्या के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं। यह सुनकर कल्याणी नाराज हो जाती है, लेकिन पूरा परिवार अधिराज की बात से जो खुश हो जाता है। कल्याणी देवी कहती हैं लेकिन रेवती का क्या होगा? अधिराज कहते हैं वैसे भी तो आप लोगों ने उसके साथ गलत ही किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और शिवन्या की शादी से। हम उनसे बात कर चुके हैं, उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि विद्या, सुनैना और रीवा के साथ रेवती की पढ़ाई पूरी की जाए। फिर कल्याणी रेवती के पास जाती है और कहती है कि बेटा, ये क्या किया तूने? तो आपने इजाज़त क्यों दे दी अधिराज को दूसरी शादी करने की? लेकिन इसमें भी तो गलती नहीं है, आपकी उम्र से भी बहुत छोटी है, लेकिन अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी। उसकी सास उसे समझाती है, बेटी तूने ये क्या किया? मानती हूँ कि तू उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन अपनी खुशी का तूने ध्यान नहीं दिया, अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए बोल दिया। और यह कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अधिराज और शिवन्या की शादी हो जाती है। शिवन्या आती है और रेवती से मिलती है। रेवती की खूबसूरती देखकर शिवन्या को अच्छा नहीं लगता। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की रहती है, इसलिए सारे घर वाले शिवन्या को बहुत प्रेम देते थे, लेकिन कल्याणी को रेवती ही पसंद थी, क्योंकि रेवती बहुत साफ दिल की साधारण सी लड़की थी। शिवन्या सारा वक्त अधिराज के पास ही दिखाई देती थी। शिवन्या और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि शिवन्या को कुछ काम करना आता ही नहीं था, और रेवती बेचारी सारा काम क्या करती थी, और अब तो साथ में वह पढ़ाई भी करती थी। शिवन्या से रेवती उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसलिए रेवती को बहुत तारीफ मिलती थी। शिवन्या को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अधिराज और रेवती और शिवन्या की शादी को 3 साल बीत गए। अब रेवती 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि रेवती के माता पिता कौन हैं और वह कहाँ से आई है। और अब रेवती 10वीं की परीक्षा देकर पहले स्थान पर पास हुई थी। कल्याणी और रीवा बहुत खुश थीं। एक दिन शिवन्या अधिराज से कहने लगी, सुनिए जी, क्यों ना हम रेवती को शहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए, उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपने तो देखा ही है उनके अंक कितने अच्छे आए हैं। अधिराज कहने लगे, लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी? शिवन्या कहने लगी, हमने सारा इंतजाम करवा दिया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रीवा भी साथ में पढ़ना चाहती है तो हम उसे भी भेज देंगे। अधिराज कहने लगे कि ठीक है, हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर अधिराज पूरे परिवार से बात करते हैं, परिवार के सामने शिवन्या की कही हुई बातें रखते हैं और रीवा और रेवती की पढ़ाई के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार अधिराज की बात से सहमत होता है। कल्याणी देवी भी रेवती की पढ़ाई का सोचकर हाँ कर देती हैं। रीवा बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। 2 दिन बाद सुबह सुबह रीवा और रेवती शहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे विदा लेकर दोनों बाहर आती हैं जहां अधिराज खड़े थे, और दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने वाले थे। रीवा गाड़ी में बैठ जाती है और रेवती बैठने लगती है। तभी रेवती का पैर फिसल जाता है, लेकिन रेवती गिरने ही वाली थी, उसे अधिराज बचा लेते हैं। इसी बीच अधिराज आज पहली बार रेवती का चेहरा देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखते देखते एक दूसरे में खो जाते। फिर पीछे से शिवन्या आती है और यह देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन विनम्र आवाज़ में कहती है, अधिराज जाइए, वरना दोनों को देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए जो रेवती और अधिराज भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टेशन की ओर निकल जाती है और स्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज ट्रेन तक सारा सामान पहुंचा देते हैं। दोनों को ट्रेन में बैठाकर दोनों से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। वापस आते वक्त अधिराज सिर्फ यही सोच रहे थे
कि रेवती की खूबसूरती के बारे में कि वह कितनी खूबसूरत है। आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को वो देखे ही नहीं। लेकिन रेवती अब उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। रेवती का कॉलेज कोलकाता के शहर में था। वहाँ कोलकाता पहुंचकर रेवती और रीवा अपने हॉस्टल पहुंचती हैं। वहाँ रीवा और रेवती को एक कमरा दिया गया और वहाँ दोनों शिफ्ट हो जाती हैं। दोनों का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था। दोनों का जो हॉस्टल था वह गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती थी। जब पहले दिन रेवती और रीवा कॉलेज गईं तो सब रेवती को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। लेकिन रेवती और रीवा की ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ सब वेस्टर्न कल्चर में जीने वाली लड़कियां बहुत थीं। लेकिन कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हुई थी। वहाँ एक लड़का था जो रेवती से सीनियर था और उसके पीछे बहुत सी लड़कियां पागल थीं और उसका नाम आर्यन सिंघानिया था। एक दिन कॉलेज के अंदर आते वक्त आर्यन और रेवती टकरा गए, क्योंकि रेवती बहुत जल्दी में थी और लेट हो रही थी। इसलिए बिना कुछ बोले ही वह वहाँ से चली गई और एक बार भी उसने आर्यन को ध्यान से नहीं देखा। आर्यन भी रेवती का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन रेवती का यूं वहाँ से चले जाना आर्यन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ये कौन सी लड़की थी जिसने मेरी वैल्यू नहीं की, क्योंकि आर्यन के लिए तो लड़कियां अपना क्लास तक सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती थी। इतने में वहाँ आर्यन का मित्र राहुल आया और आर्यन से बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया हुआ है तो? आर्यन अभी गुस्से में ही था, कहने लगा कि रेवती कक्षा की तरफ जो जा रही थी उसे देखकर बोला कि जो वो लड़की आई है पता नहीं कौन है, मुझसे टकरा गई और बात भी नहीं की। यह देखकर राहुल ने नज़र घुमाकर देखा तो एक लड़की दिखी जो सफ़ेद रंग का सलवार और कमीज के साथ लाल रंग की चुन्नी पहनकर बैठी थी। उसके कपड़ों का रंग से आर्यन पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसकी तलाश में वह यहाँ तक आया है। उसका चेहरा जैसे उसको देखा तो वह आर्यन बस उसको देखता ही रह गया। रेवती ने आर्यन की नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं और आर्यन का मित्र राहुल वहाँ से चला जाता है। वहीं कॉलेज के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पे आर्यन और राहुल जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद राहुल कहता है, भाई चल क्लास में, सर वैसे ही हमें पसंद नहीं करते हैं, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी वो नाराज़ रहते हैं, तेरा दोस्त होना भी तो गुनाह है। लेकिन आर्यन कहीं और ही खोया हुआ था। उसे तो अभी सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखी लड़की का ही ख्याल था, यानी कि रेवती का। कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन के पापा ही थे और राहुल भी उन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि आर्यन और उसके पापा, जिनका नाम राजवीर सिंघानिया है, दोनों के बीच बिल्कुल नहीं पटती थी। राजवीर को आर्यन का यूँ मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। राजवीर को राहुल का कोई दोस्त भी नहीं पसंद था। जो आर्यन का दोस्त था वह भी पसंद नहीं था। आर्यन वहीं बैठा था। तभी रेवती और रीवा अपनी क्लास ख़त्म करके बाहर निकली। रीवा ने देखा कि आर्यन वहाँ से रेवती को एक नज़र देख रहा है। रीवा रेवती को देखती कहती है कि देखिए रेवती, वो कब से आपको ही देखे जा रहे हैं, आखिर क्यों? यह सुनकर रेवती की नज़र आर्यन पर गई तो उसने देखा कि यह तो वही लड़का है जिससे वह सुबह आते वक्त टकरा गई थी। फिर रेवती कहती है, रीवा यह तो वही है जिससे हम सुबह टकरा गए थे, बहुत जल्दी में थे तो माफ़ी भी नहीं मांग पाए, शायद इसलिए वो हमें देख रहा है। रीवा कहती है, अच्छा हो सकता है। रेवती कहती है कि हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आप यहीं रुकिए। रीवा कहती है कि नहीं, हम भी साथ चलते हैं। रेवती कहती है ठीक है। फिर रेवती और रीवा दोनों आर्यन जहाँ बैठा था उसके पास गईं और आर्यन से रेवती और रीवा को अपनी ओर आता देखकर थोड़ा सा घबरा गया और अपनी नज़रें इधर उधर करके देखने लगा। तभी रेवती और रीवा वहाँ पहुँच गईं। रेवती कहती है, सुनिए। आर्यन चौंकती हुई आवाज़ में बोला, कौन, मैं? क्या आप मुझे बुला रही हैं? रेवती कहती है, जी हाँ। आर्यन बोला, हाँ बोलो। रेवती कहने लगी, हम सुबह के लिए क्षमा मांगने आए हैं, हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए। आर्यन कहता है, सॉरी फॉर व्हाट? रेवती कहने लगी कि हम आपसे सुबह टकरा गए थे और माफ़ी भी नहीं मांग पाए। तो आर्यन कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरा भी गलती थी, मैं भी तो ठीक से नहीं देख कर चल रहा था, कोई बात नहीं। यह सुनकर राहुल आर्यन को देखता रह गया और साथ में खड़े आर्यन के दूसरे मित्र भी चौंक गए,
क्योंकि आर्यन की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा था। माफ़ी मांगने के बाद फिर रेवती वहाँ से जाने लगी। तभी आर्यन कहने लगा, आपका नाम क्या है? रेवती कहने लगी, जी मेरा नाम रेवती है। और फिर वो जाने लगती है। तभी आर्यन कहता है, मेरा नाम आर्यन है और मैं आपका सीनियर हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना। यह सुनकर रेवती और रीवा पीछे मुड़कर देखती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, जी धन्यवाद, लेकिन हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वे वहाँ से चली जाती हैं। तभी राहुल बोलता है आर्यन से। राहुल कहने लगा, क्या भाई, क्या हो गया है तुझे? तू ही था ना वो? हाँ हाँ हाँ। तो अब धीरे धीरे आर्यन रोज रेवती को दिखाता और आखिर एक दिन आर्यन ने रेवती को अपने दिल की बात बता दी कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनकर रेवती डर जाती है। तभी रीवा उसे समझाती है कि भाई ने तो दूसरी शादी कर ली, तुम्हें भी जीने का हक होना चाहिए। आर्यन एक अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रेवती कहती है कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन रेवती को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। यह सब आर्यन देख लेता है और वह उन्हें मारने लगता है। इस तरह आर्यन रेवती को कुछ ना कुछ मदद कर दिया करता था। अब रेवती को भी धीरे धीरे प्यार का एहसास होने लगा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। यह बात रेवती ने अधिराज को बताई तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सभी घर वालों को बताया तो सभी को पंडित द्वारा कही गई बात याद आई और कहा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, हम शादी नहीं करवा सकते। अधिराज ने बताया कि पंडित ने जो कुछ बताया वह सब गलत है, इसलिए मुझे पता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं पंडित जी को भी साथ लेकर आया हूँ। पंडित ने बताया कि जब वह कुंडली जो आपने दिखाई थी अधिराज की नहीं थी बल्कि किसी और की थी, उसका नाम भी अधिराज था, इसलिए अधिराज की कुंडली में कोई दोष नहीं है। बाद में सभी ने एक बेटी की तरह रेवती का विवाह कर दिया। अब वह बहुत खुश रहने लगी। अधिराज भी बहुत खुश था क्योंकि वह रेवती को ऐसे नहीं देख सकता था। अब रेवती पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब करती थी और हमेशा खुश रहती थी, लेकिन उसे अपने माँ बाप का बहुत ही गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने अपने जी के कलेजे के टुकड़े को बेच दिया था। उसके माता पिता ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी पर क्या बीतेगी, इसलिए वह भी कभी अपने माँ बाप से मिलने के लिए नहीं गई और अपने पति के साथ अपनी ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।